अब ऐसा करते हैं, एक खास मेहमान का स्वागत करते हैं। आपके साथ जुड़ती हुई दिख रही हैं राधिका गुप्ता जी, और बहुत ही जानी मानी आप राधिका गुप्ता जी बहुत ही जानी मानी बाजार की विशेषज्ञ हैं और आप मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ एडलवाइस म्यूचुअल फंड की भी हैं। राधिका जी नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की बना रहा है और बहुत सारे लोग हमारे साथ बाजार में आपको जुड़ते हुए दिखे हैं पिछले 18 महीनों में। उनके लिए आज हम लोग एक खास पेशकश रख रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, और आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं जो इस पर टिप्पणी करे, खासकर महिलाओं के लिए। आपका स्वागत है। बताइए किस हिसाब से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को समझती हैं, खासकर महिलाओं के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 25 से 30 की है और वो आपको बाजार में जुड़ते हुए दिखे हैं। तो नमस्ते शैल जी, और आपके दर्शकों को सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है महिलाओं के लिए, भारत के युवा के लिए, क्योंकि मेरे मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम इज फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, अपने सपने पूरे करने की आजादी, जिसे हम कहते हैं अपने डिसीजंस लेने की आजादी। आई थिंक हर आदमी चाहता है कि मैं अपने डिसीजंस खुद लूं। आत्मनिर्भरता की बहुत बात हुई है, बहुत चर्चा हुई है पिछले 18-20 महीने में। एंड आई थिंक बोथ हिंदुस्तान की महिला, हिंदुस्तान की यूथ, आम हिंदुस्तानी एक ग्रोथ ओरिएंटेड आदमी होता है। इंडिया में ग्रोथ का बहुत होता है, चाहे मार्केट में ग्रोथ हो या इकोनॉमी में ग्रोथ हो, ग्रोथ बहुत मायने रखती है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। जैसे जब मैं यंग थी तो मेरे लिए सेविंग्स करना और निवेश इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे कि जब मुझे बिजनेस शुरू करना था तो मैं अपने टर्म्स पे कर सकती थी, किसी से बिना पूछे, फादर इन लॉ। तो ये जो डिसीजन मेकिंग की आजादी है, ये देता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए, तो अब इसका सिलसिला शुरू करते हैं। राधिका जी ये बताइए कि कौन सी ऐसी उम्र है जहां पर आपको फाइनेंशियली सोचना चाहिए उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए, और कौन से ऐसे 3 या 4 ठोस कदम उठाने चाहिए महिलाओं को खासकर, ताकि उनको जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम मिले? देखिए, ये यू कांट हैव एन एज जिस पे आपको लगता है कि मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन शुरुआत आपको जल्दी करनी चाहिए। तो अगर आप कमाना शुरू करें शैल जी 22-24 साल की उम्र में, जो हम कमाना शुरू करते हैं आमतौर से, तो उसमें एटलीस्ट आपको सोचना चाहिए कि मैं ऑफकोर्स पैसे को एंजॉय करूंगा। युवा पीढ़ी, कोई भी नया आदमी सोचता है पैसे कमाए तो उसे एंजॉय करूंगा, लेकिन सेविंग और निवेश की आदत आपको तब डालनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आई थिंक, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने के लिए इसकी जल्दी शुरुआत करिए। जल्दी शुरुआत करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, और दूसरा आपको ये फायदा मिलता है कि अगर आप गलतियां करेंगे तो कम पैसे से करेंगे, क्योंकि गलतियां तो आप करेंगे तो जब आपकी कमाई ज्यादा होगी तो आपकी सीख ज्यादा होगी, आप में थोड़ी विजडम आ गई होगी। तो पहली तो ये सीख है। दूसरी ये सीख है कि आप बाजार के बारे में सीखें। ये जो पैसा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो इसमें कुछ इंटरनेट से पढ़ के, कोई किसी से पूछ के, पहले जो पैसे के क्षेत्र के निवेश के बड़े बड़े एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी, डेट, ये कैसे चलते हैं, इसकी आपको जानकारी होना और सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसे सीखने में वक्त लगाइए। एंड आई थिंक तीसरी बात यह है कि अपना एक फाइनेंशियल प्लान और गोल्स अपने मुताबिक बनाइए। आप अपने नेबर को ना कॉपी करें, आप अपने दोस्त को ना कॉपी करें। जो आपके लिए सही है वो जरूरी नहीं है कि किसी और के लिए सही हो। अगर बस आप ये 3 चीजें मेरे हिसाब से फॉलो करेंगे, आप एटलीस्ट एक पाथ पे चलेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। राधिका जी, अक्सर हम लोग अपने ट्विटर हैंडल्स पर, और आपका भी ट्विटर हैंडल में बहुत ट्रैक करता हूं, वहां पर देखते हैं कि सवाल आते हैं उन लोगों से जो फिलहाल बाजार में नए जुड़े हैं। कौन कौन सी ऐसी 2 बातें आप बताना चाहती हैं एसेट एलोकेशन पर, और किस हिसाब से आपको पैसा डालना चाहिए अलग अलग एसेट्स में? सारा पैसा इक्विटी में ना डालें, सारा ट्रेडिंग में ना डालें, उसके ऊपर अगर आप कुछ चर्चा कर पाए तो मैं आपको, जैसे आपने कहा, 2 बातें करती हूँ। एक तो एसेट एलोकेशन जिसका आपने जिक्र किया। अगर निवेश में
एक जरूरी चीज है तो वो एसेट एलोकेशन है। अब इसको साधारण तरीके से समझाना हो तो मैं ये कहूंगी कि जब आप खाना खाते हैं, चाहे फल कितने भी अच्छे हो सेहत के लिए, आप सिर्फ फल तो नहीं खाते, फल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, लेंटिल्स भी खाते हैं। एक बैलेंस्ड डाइट होती है, क्योंकि हर चीज आपकी डाइट में कुछ ऐड करती है। ऐसे जब आप निवेश करते हैं तो आप सिर्फ इक्विटी नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी एक रिस्क टेकिंग एसेट क्लास है। इक्विटी में भी सिर्फ इंडिया नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर की कंपनीज में भी पैसे बनाए जाते हैं। तो जो 3-4 बड़ी बड़ी एसेट क्लासेस हैं, जिसे हम इक्विटी कहते हैं, डेट कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, और बाहर की इक्विटीज, मैं मानती हूं ये 4 बड़ी एसेट क्लासेस हैं। इनमें अगर आप अपना पैसा बांटे, जैसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के जरिए, और कितना आपको इक्विटी करना है, कितना आपको डेट करना है, वो आप अपने मुताबिक सोच सकते हैं। अगर आप एसेट एलोकेशन करेंगे तो आप ये भी भूल जाएंगे कि बाजार ब्लैक एंड व्हाइट है। ये नहीं है कि या तो आपको एफडी में रहना है या आपको सिर्फ इक्विटी में रहना है, उसके बीच का भी एक जरिया हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं दूसरा न्यू निवेशकों से, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, उनसे ये कहूंगी कि पिछला 1 साल शायद जी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उस पिछले साल को लेकर आप अपने आगे की निवेश की प्लानिंग मत कीजिए। उस बेसिस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मत वो रखिए। जैसे बहुत लोग आते हैं ट्विटर पे कहते हैं कि इक्विटी ने 40% रिटर्न दिया है, 60% रिटर्न दिया, और वो निवेश करते हैं, सोचेंगे कि उन्हें 20% से कम मिलेगा ही नहीं। ये बहुत गलत शुरुआत है। ज्यादातर निवेश बाजार में जो गलतियां होती हैं वो एक्सपेक्टेशंस के तौर पे होती हैं। तो पिछला साल लेके आगे का निवेश ना करें। चलिए राधिका जी, ये इस चर्चा का बहुत, अगर आप देखें, शानदार और एक बहुत अच्छा बेस बना दिया है शैल जी ने। अब तक एसेट एलोकेशन की बात हुई कि भाई इसमें इतना डालिए, इसमें इतना डालिए, लेकिन जब आप उसी एलोकेशन और उसका एक भाग जब इक्विटी की तरफ ले जाने की सोचते हैं, स्पेशली महिलाएं, अब आज की तारीख में आईपीओज ने बहुत पैसा बना के दिया, सेकेंडरी मार्केट्स ने बहुत पैसा बना के दिया, तो आपको एग्जैक्टली इस इक्विटी मार्केट को कैसे अप्रोच करना है? म्यूचुअल फंड्स के जरिए, स्टॉक्स के जरिए, लार्ज कैप के जरिए, मिड कैप के जरिए, थोड़ा सा ये समझाइए, आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको? तो ये देखिए, हर इंसान का अलग अलग अप्रोच होता है, लेकिन पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि चाहे आप म्यूचुअल फंड खरीदें, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक करें, चाहे आप आईपीओ में निवेश करें, इक्विटी रहता है। चाहे आप पैसिव फंड करें, इंडेक्स फंड करें, ईटीएफ करें, इक्विटी रहता है। पहले तो आप इक्विटी की क्वालिटी को समझिए कि इक्विटी आपके 5 से 7 साल का निवेश है, और इक्विटी में वॉलेटिलिटी होगी। हम क्या करते हैं, ज्यादातर महिलाएं सब लिखते हैं कि कौन से स्टॉक में निवेश करें, ये पूछने से पहले कि स्टॉक से ज्यादा जरूरी है कि पहले आप इक्विटी को समझें। अब अगर आप इस बाजार में नए हैं, आपके पास वक्त नहीं है चुनने का, तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा जरिया है इक्विटी में निवेश करने का। उसमें भी बहुत साधारण सॉल्यूशंस हैं, जैसे जिसे हम इंडेक्स फंड कहते हैं, जो बेसिकली आपको थोड़ा सा बाजार का के पास टाइम नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक आउटसोर्सिंग योर वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट टू समवन हु इज अ प्रोफेशनल। ऑफ कोर्स अगर आपके पास खुद चूज करने का टाइम है तो आप सिलेक्टिवली स्टॉक्स ले सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत लोगों के लिए एक 80-20 अप्रोच बहुत अच्छा लगता है। 80% आप मैनेज्ड पोर्टफोलियोज में म्यूचुअल फंड्स जैसे में करें, 20% अगर आपको थोड़ा बाजार सीखना है, आपको ट्रेडिंग का शौक है, वो सब शौक भी सब होते हैं, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यह और बहुत ही सटीक प्रैक्टिकल राय आपको मिल रही है। 20% आप सिर्फ ट्रेडिंग और इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए रखिए अगर आप नए बाजार में आए हैं, और 80% पैसा निवेशित कीजिए म्यूचुअल फंड्स में, ताकि आपको ठीक ठाक तरीके से रिस्क और रिवॉर्ड बाजार में मिले। राधिका जी, अब चर्चा करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर आपको होती हुई दिखती हैं जब लोग बाजार में कदम रखते हैं। कौन सी ऐसी 2 या 3 चीजें हैं जो आप बताना चाहती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को बचाने के लिए और कम से कम गलतियां करने के लिए?
आई थिंक सबसे पहले गलती तो मैं दोबारा इस पे गौर करूंगी, बात एक्सपेक्टेशंस की है। लोग इक्विटी में खासकर बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। तो मेरे से आमतौर पे लोग पूछते हैं कि इक्विटी में रिटर्न कितना मिलेगा मैम, तो मैं 10 से 12% कहती हूँ, और वो फिर दुखी हो जाते हैं कि ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, पिछले साल में 90% मिला है। आई थिंक आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट रखिए। अगर आपको इक्विटी में 10 से 12% मिल गया और आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं 6-7% भी है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। निवेश कोई कॉन्टेस्ट नहीं है जिसमें आपको टॉप पे आना है लाइफ में। वो आप अपने करियर से सीखिए, वो आप बहुत चीजों में आप, देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस टू मेक वेल्थ, लेकिन निवेश कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, तो इसमें आप अपनी एक्सपेक्टेशंस वो रखिए। दूसरा, आई थिंक लोग क्या करते हैं, हमने एसेट एलोकेशन का जरिया किया है, इस टाइम पे एसेट एलोकेशन भूल जाते हैं, जितनी अपनी रिस्क एपेटाइट है उससे कुछ ज्यादा कर लेते हैं। और ये ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि फोमो होता है, किसी आईपीओ में दोस्त ने बहुत पैसे कमा लिए, किसी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा हुई कि मैंने तो पोर्टफोलियो में 40-50% बना दिया, तो आपकी जो अंदरूनी ग्रीड है वो बाहर आ जाती है, और आप ये सब एसेट एलोकेशन और ये सब जो हम अच्छी बातें करते हैं ये आमतौर से भूल जाते हैं। उसको छोड़ के आप सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करेंगे, लोगों को छोड़ के। हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंस में, तो ये रोज बात कहती हूँ, पर्सनल फाइनेंस जो शब्द है उसमें पहले पर्सनल आता है, बाद में फाइनेंस आता है। तो आप खुद पे फोकस करिए, ना कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। अगर आप ये दो चीजें करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत वैल्यूबल है कि एक एडवाइजर को यूज करें। इंडिया में अब बहुत अच्छे अच्छे एडवाइजर्स हैं, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, और हर चीज में, हर क्षेत्र में जिंदगी में हमें हेल्प चाहिए होती है। अगर नी सर्जरी करवानी है तो हम गूगल करके वो नी सर्जरी तो नहीं करवाएंगे, खुद से तो माँ बाप से पूछ के या दोस्तों से पूछ के तो नहीं करवाएंगे, एक एक्सपर्ट का यूज करेंगे। तो इतनी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, उनकी भी सलाह लीजिए अपने पोर्टफोलियो को बनाने में। जी हाँ, बिल्कुल मॉडरेट एक्सपेक्टेशन, एक अगर आप देखें तर्कसंगत रिटर्न्स की अपेक्षा रखिए इक्विटीज के साथ, बहुत हवाओं में मत उड़िए। और ये बहुत जरूरी कि अगर आप देखिए, राधिका जी ने बात कही कि एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, एक निवेश सलाहकार की राय लीजिए। लेकिन राधिका जी थोड़ा सा एक मार्गदर्शन अगर आप देखें आप सभी निवेशकों का इस लिहाज से करिए कि एक कुशल कंपनी, एक अच्छी मैनेजमेंट, और देखिए अब बैलेंस शीट पढ़ना तो हम स्क्रीन पे नहीं सिखा सकते, लेकिन फिर भी वो 4-5 बिंदु जो वाकई एक कंपनी के अगर आप देखें स्टॉक को खरीदने से पहले आपको अपने जहन में रखनी चाहिए, उस मैनेजमेंट के बारे में मालूम होनी चाहिए, उस कंपनी के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनीज तो समझनी चाहिए। इनफैक्ट इवन अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो कंपनीज, म्यूचुअल फंड क्या है, वो भी कंपनीज ही होल्ड करता है। आई थिंक 4-5 चीजें हम लोग जो देखते हैं आमतौर से, सबसे पहले तो जो कंपनी चला रहा है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जो कंपनी चला रहा है वो किस एथिक्स से चला रहा है, और वो आप जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करता है, पैसे चोरी नहीं कर रहा है, कंपनी ठीक ठाक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ चला रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो कंपनी ग्रो करनी चाहिए, उसके जो प्रॉफिट्स हैं, उसके जो रेवेन्यूज हैं, उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है, उसका मार्केट शेयर ग्रो होना चाहिए, उसका मार्जिन सस्टेनेबल रहना चाहिए। तो वो बेच क्या रहा है, वो अपने मार्केट में सिग्निफिकेंट है और वो उस काम पे पैसा बना सकता है। अल्टीमेटली निवेश बाजार में वही कंपनियां अच्छा करेंगी, स्टॉक प्राइस वहीं बढ़ेंगे जहां अर्निंग्स होगी। अर्निंग्स यही है कि आप कोई धंधा करें, आप उसमें अच्छा मार्केट शेयर पाएं और अल्टीमेटली आप उस पर पैसे कमा सकें, यही तो चीजें होती हैं। तो दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए अर्निंग्स क्वालिटी, और ऐसी बहुत सारी हम चीज देखते हैं। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट, अर्निंग्स क्वालिटी, और तीसरी बात कि आपको किस भाव पे वो कंपनी मिल रही है। अब हर कंपनी अच्छी कंपनी होती है, हर कंपनी बुरी कंपनी होती है, दाम के हिसाब से होती है। तो आप उस अर्निंग्स के लिए कितने पैसे दे रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। ये 3 चीजें होती हैं। राधिका जी, अक्सर हम लोग जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जो गलत हैं, और कई सालों से, कई दशकों से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से इन बातों पर हमें बार बार बताया जाता है कि ये कुछ अहम चीजें हैं जो अक्सर महिला निवेशक गलतियां करती हैं। आप इस पर क्या राय देती हैं? लंबी अवधि से आप भी बहुत बढ़िया राय शेयर करती हुई दिखती हैं महिला निवेशकों से, इस पर कुछ टिप्पणी कीजिए। आई थिंक सबसे अनफॉर्चुनेट बात महिला निवेशकों की
गलतियां तो सब निवेशक करते हैं और गलती करने से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन महिला निवेशक में हम जो देखते हैं कि वो निवेश का काम किसी और को दे देती हैं। एंड ये इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे होता नहीं है, एक लेजीनेस आ जाती है कि मैं नहीं करूंगी, या कभी कभी घर में सुनने को आता है ये फाइनेंस बहुत टेक्निकल है, तो पति को, भाई को, किसी और को दे देती हैं। और मैं ये सबसे कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तानी महिला कुछ भी कर सकती है, बैंक चला सकती है, ओलंपिक मेडल जीत सकती है, काम कर सकती है, घर चला सकती है, तो निवेश जैसा छोटा काम तो बिल्कुल कर सकती है। बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में तो महिलाओं ने ही घर का निवेश क्या है, निवेश ये है कि आप सेव ढंग से करें, फिर उसका निवेश ढंग से करें। सेविंग तो हमारी माओ और दादियों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक्चुअली घर में जो रकम आती थी, यूजुअली मैन ऑफ द हाउस एक जमाने में देता था, वो माँ सेव करके सबका वो कर देती थी, और उसे गुप्त धन कहते थे हमारे यूपी में। तो सेविंग की क्षमता आप में है। निवेश की आजकल इतने टूल्स और रिसोर्सेस हैं कि आप इसको सीखिए। एंड निवेश करना आई थिंक एक बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। निवेश करने का मतलब है कि आप अपने गोल समझिए, फैमिली के क्या गोल्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, बेसिक इक्विटी डेट ये सब हैं, ये क्या है, और इनको दोनों को साथ में मैरी करिए। तो आई थिंक मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो इस काम को आउटसोर्स मत करिए, आप जिंदगी के बहुत काम आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये काम आउटसोर्स मत करिए, क्योंकि अपना पैसा कमाना और मैनेज करना, उससे आपको एक डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम मिलेगी। और दूसरा, आप में ये काम करने की कैपेबिलिटी है, हम में इनहेरेंटली कैपेबिलिटी है, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो बहुत हेल्प अवेलेबल। तो ये बात बहुत ही सही है कि दशकों से नहीं बल्कि सदियों से भारतीय महिला ना सिर्फ बहुत अच्छा निवेश कर रही है, और इससे बेहतर आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि जब भी सोने का दाम गिरता है, उस गिरावट को आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी महिलाएं खरीदती हुई दिखती हैं। ज्वेलरी शॉप्स में आपको तांता लगता हुआ दिख रहा है। 5000 साल से यही गाथा रही है। राधिका जी, बात सोने की करते हैं। ये बताइए, आजकल गोल्ड बॉन्ड्स भी आपने आते हुए देखे हैं, सरकार की तरफ से ब्याज भी मिलता है, चाहे वो 2.5% ही बढ़ता हो। क्या राय आप देती हैं आज की महिला को गोल्ड के बारे में? क्या गोल्ड बॉन्ड पे ध्यान दें या गोल्ड ज्वेलरी पर? तो मेरा गोल्ड पे ये मानना है कि दो तरह के गोल्ड का वो होता है जिंदगी में। एक तो ज्वेलरी है, एंड आई थिंक आप ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट को, ज्वेलरी और निवेश को थोड़ा सा अलग रखिए। ज्वेलरी आप खरीदिए, हाँ वो अप्रिशिएट होती है, लेकिन ज्वेलरी आप इन्वेस्टमेंट की तरह से मत देखिए, क्योंकि फिजिकल गोल्ड, चाहे वो बार के तरीके से हो या ज्वेलरी के तरीके से हो, एक तो उसमें सेफ्टी का चक्कर है, दूसरा गोल्ड, इनफैक्ट ज्वेलरी, और ज्वेलरी की मैं भी शौकीन हूं, उसमें मेकिंग चार्जेस का बहुत लॉस होता है। तो आप ज्वेलरी खरीदिए, अपने यूज के लिए खरीदिए। अगर आपको गोल्ड में निवेश करना हो, और मेरे हिसाब से गोल्ड हो सकता है किसी भी पोर्टफोलियो का 5-10%, जो भी आपको ठीक लगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में निवेश करिए। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के दो तरीके हैं, जैसे आपने कहा, या तो आप गोल्ड ETF या गोल्ड फंड के तरीके से निवेश कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड का वो है, या गोल्ड बॉन्ड में कर सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे तरीके हैं। गोल्ड बॉन्ड में आपको फायदा तब होगा जब आप लंबे समय तक होल्ड करें, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको थोड़ी लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए तो आप गोल्ड फंड या गोल्ड ETF देख सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड को निवेश के तौर से देखा जाए तो उसमें प्लीज इलेक्ट्रॉनिकली देखिए, ज्वेलरी खरीदिए, उसे एंजॉय करिए, लेकिन निवेश के लिए ज्वेलरी मत खरीदिए। बात है, बहुत ही शानदार और सटीक राय आपको राधिका जी देती हुई दिख रही हैं गोल्ड पर। और प्रश्न का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राधिका जी, ये बताइए कि इंश्योरेंस एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम एसेट एलोकेशन है अपने पोर्टफोलियो में। किस तरीके का इंश्योरेंस लेना चाहिए, और कौन से ऐसे दो अहम चीजें हैं इंश्योरेंस खरीदते वक्त ध्यान देनी चाहिए? तो एक तो मैं थोड़ी सी बायस रहूंगी इस क्वेश्चन पे, लेकिन बिना बायस के जवाब देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं आती म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हूं। तो मैं सबसे पहले ये कहूं, आई थिंक फर्स्ट थिंग इज कि हेल्थ इंश्योरेंस हमने खास कोविड के दौरान देखी है कि आपकी एडिक्वेटली कवर्ड होनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा होते हैं जो उनके, कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि उनके एम्प्लॉयर्स उनको एडिक्वेट इंश्योरेंस देते हैं। सबसे पहले लेकिन मेरी राय ये है कि आप ये चेक करिए कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयर से कितनी मिल रही है, एंड प्लीज
ये जानिए कि आपको जितनी हेल्थ इंश्योरेंस आपको लगता है आपके लिए ठीक है, उससे एक्चुअली प्रोबेबली बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि अगर एक बड़ा मेडिकल इवेंट आता है, तो हमने देखा है, कोविड में देखा है, हार्ट सर्जरीज में देखा है, मैंने खुद अपने घर में देखा है कि हेल्थ कॉस्ट बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करिए। एंड इफ यू आर थोड़ा यंगर, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि जब आप 50-60 साल के हो जाते हैं, आपको कोई हार्ट एलिमेंट वगैरह हो जाता है, हमने खुद अपने घर में देखा है, तो फिर मुश्किल हो जाता है आपको ये इंश्योरेंस लेना। तो हेल्थ एडिक्वेटली कवर करिए। इवन इफ यू हैव कंपनी इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस का जरूर सोचिए। दूसरी बात, इंश्योरेंस खरीदते हुए लाइफ इंश्योरेंस सबकी होती है, इंश्योरेंस और निवेश को अलग रखिए। तो बंडल्ड प्रोडक्ट्स जिनमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इंश्योरेंस अगर आपको लेनी है लाइफ की, तो वो होनी चाहिए, लेकिन वो जो सादी टर्म इंश्योरेंस है हमारे हिसाब से वो बहुत अच्छी है। निवेश आप अलग रखिए। राधिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सटीक, इतनी सिंपल और इतनी प्रैक्टिकल राय दी है आज फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, खासकर हमारी महिला दर्शकों के लिए, कि वो देखते ही बनती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस को ज़रा ठीक ठाक तरीके से देखें। जो आपने पिछले साल में इतना शानदार रिटर्न देखा है बाजार में, ऐसा नहीं है कि वो आपको आगे आने वाले सालों में दिखेगा। गोल्ड इन्वेस्टमेंट और गोल्ड ज्वेलरी में एक अहम फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड पर ध्यान दीजिए, और सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर। ध्यान दीजिए एसेट एलोकेशन पर, और ध्यान दीजिए कि सिर्फ 20% आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल स्टॉक्स और ट्रेड्स में लगाएं, 80% निवेश करें म्यूचुअल फंड्स में। राधिका जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप इस दिन जब बाजार में रिकॉर्ड हाइज लगे हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, और इस सटीक राय को हमारे बहुत सारे निवेशक जो बाजार में फिलहाल जुड़ते हुए दिख रहे हैं पसंद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा था स्पेशल शो आज महिला निवेशकों के लिए और उन मिलेनियल्स के लिए जो आपको बाजार में लाखों की तादाद से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ बना रहा है स्वतंत्रता की, और कुछ ठोस कदम आपको भी उठाने हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ये शो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। यहां से अब कमान आपको संभालते हुए दिखेंगे नीरज जी। वाजपेयी साहब, जबरदस्त मोमेंटम आपके सामने बाजार पर